तारीख में महल भी है, हाकिम भी, तख्त भी, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश की राजनीति कुशन के सहारे आगे बढ़ रही है। कौन किस गद्दे पर बैठा है और किसने किसको किस गद्दी पर बिठाया, ये सवाल ही आज महत्वपूर्ण हो गए हैं। बाकी मजदूर, किसान, महिलाओं, बच्चे के मुद्दे अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने खबरों में देखा होगा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस ने किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। पंजाब और हरियाणा में 3 दिन रैली निकली, लेकिन खबरों में किसानों की चिंताओं से अधिक चर्चा रही कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर बैठे हैं वो कितना गद्देदार था। इसी दौरान फ्री प्रेस का सवाल भी उछला और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात केस को लेकर अपने एक आदेश में ये टिप्पणी की कि हाल के दिनों में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल हुआ। और फिर खबर आई कि रिपब्लिक समेत कुछ चैनलों पर मुंबई पुलिस ने टीआरपी के फर्जीवाड़े का इल्जाम लगाया है। मीडिया पर उठते इन सवालों के बीच सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है, स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र को परिभाषित करने वाला एक आयाम है और संविधान के अहम मूल्यों में से एक है। लेकिन क्या हमारा प्रेस यानी मीडिया आज वाकई स्वतंत्र है? और अगर नहीं है तो क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या आज भारत एक नई गुलामी की ओर नहीं बढ़ रहा है? आप याद कीजिए, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए थे, यानी व्यापार और बाजार के जरिए भारत को गुलाम बनाया गया था। और अब मीडिया को इसका माध्यम बनाया गया है, जहां कठपुतली की तरह जनता को नचाने की कोशिश में सत्ता और मीडिया भागीदार बने हैं। तो आइए आज आईने की नज़र से उसी डोर को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसे पकड़कर जनता को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश चल रही है। लेकिन सबसे पहले बात उस किसान रैली की जहां राहुल गांधी ने कुछ ज़रूरी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब हरियाणा में 3 दिनों की ट्रैक्टर रैली किसानों के साथ निकाली, जिसमें नए कृषि कानूनों की कमियों पर सरकार को घेरा गया। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई और मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाए, जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके ट्रैक्टर में कुशन लगे होने पर उन्हें घेरा और उनसे जब यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पर कुशन वाला सोफा लगाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई पीएम मोदी के महंगे प्लेन पर सवाल क्यों नहीं उठाता, उसमें तो एक नहीं कई पलंग होंगे। मोदी ने हजारों करोड़ में वो प्लेन खरीदा है। जब चीन हमारी सीमाओं पर है तब खर्च की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे समय में जब सरकार पूर्वी लद्दाख में हथियारों, गोला बारूद, ईंधन, भोजन और सर्दियों के लिए आवश्यक सामान पहुंचाने में लगी है। लेकिन उन्होंने नया विमान अपने लिए खरीद लिया क्योंकि उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के पास एक एयरफोर्स 1 है। शनिवार को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सेना के जवान ट्रक में जा रहे हैं और एक जवान अपनी जान के साथ खिलवाड़ की बात उसमें कह रहा है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या ये न्याय है? इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पे तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार, ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। तो 8,500 करोड़ के आलीशान हवाई जहाज पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी पर भी सवाल उठ सकते हैं कि वो किसी और मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जिन बातों को उठा रहे हैं उन्हें मीडिया में कितनी जगह मिल रही है। मीडिया के प्राइम टाइम में इस पर बहस क्यों नहीं होती कि जब देश में 2 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, जब अर्थव्यवस्था भयावह मंदी की चपेट में है, जीडीपी माइनस में चल रही है, राजकोषीय घाटा बढ़ चुका है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, तब इतने महंगे विमान खरीदने की क्या जरूरत है? एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों को खरीदने की मंजूरी 1 दशक पहले यूपीए सरकार में ही दे दी गई थी। खरीद प्रक्रिया अब पूरी हुई है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 10 साल पहले न बेरोजगारी अपने चरम पर थी, न अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, न महामारी की मार थी और अकेले महंगे विमान का सवाल नहीं है। विपक्ष के उठाए कई मुद्दों को मीडिया में तरजीह नहीं मिली है। संसद सत्र मनमाने तरीके से चलाया गया, आपको याद है। कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। कृषि कानूनों पर तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने अपनी मर्जी देश पर थोप दी। इन सब पर मीडिया में दिन रात चर्चा होती तो जनता भी जागरूक होती, लेकिन मीडिया अपने एजेंडे में लगा रहा और विपक्ष को कमजोर दिखाने की सरकारी मुहिम जारी रही।
पंजाब में ट्रैक्टर रैली के दौरान ली गई प्रेस वार्ता में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से विपक्ष के कमजोर होने पर सवाल किया गया, जिसमें जवाब में उन्होंने मीडिया की आजादी पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी देश में विपक्ष एक ढांचे के भीतर काम करता है, जिसमें मीडिया, न्यायिक प्रणाली और संस्थान शामिल हैं जो लोगों की आवाज की रक्षा करते हैं। लेकिन भाजपा ने इस पूरे ढांचे पर कब्जा कर लिया है। आज दुनिया का कोई भी देश ऐसी स्थिति से नहीं जूझ रहा है जहां मीडिया भी सरकार से सवाल न करे, और तब जब उसकी जमीन दूसरे देश ने जब्त कर ली हो। राहुल गांधी की इन बातों ने न केवल सरकार को बल्कि उन पत्रकारों को भी आईना दिखाने का काम किया है जो दिन रात सरकार के भोंपू बनकर चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन सवाल करने की बारी आए तो बकरी की तरह मिमियाते भी उनसे नहीं बनता। चीन या पाकिस्तान के मुद्दे पर चैनलों में लड़ाइयों के सीन से लेकर फर्जी युद्ध क्षेत्र का सेटअप तक सब तैयार कर लिया जाता है, लेकिन इन चैनलों ने सरकार से ये पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई कि चीन हमारी जमीन पर कहां तक आ गया था या हमारी जमीन का कितना हिस्सा उसके कब्जे में है। सवाल न पूछने की अपनी कमजोरी को विपक्ष को कमजोर बताकर छिपाने का खेल पिछले 6 सालों से खूब खेला जा रहा है। तो अक्ल बड़ी या भैंस, कुछ ऐसा ही उलझा हुआ सवाल है कि विपक्ष कमजोर है या मीडिया कमजोर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा, यानी विपक्ष कमजोर था इसीलिए मीडिया को मनमानी करने का मौका मिला, या मीडिया ने सरकार की सरपरस्ती में विपक्ष को कमजोर करने की मुहिम चलाई। इन सवालों में बड़ी चालाकी से देश के लोकतंत्र को उलझा दिया गया है। जब विपक्ष मीडिया के एक तरफा कवरेज पर सवाल उठाए तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी पर आघात बताया जाता है, लेकिन इसी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की आड़ में किसी की छवि बिगाड़ने का काम भी खूब होता है। इसीलिए अब सवाल केवल सरकार की मंशा पर नहीं बल्कि मीडिया की नीयत पर भी उठने लगे हैं, और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ दायर एक याचिका पर तल्ख टिप्पणी की है। जरा रिपोर्ट देखिए। पिछले 6 सालों में यानी मोदी शासन के 6 साल में देश की राजनीति के साथ साथ मीडिया का चरित्र भी काफी बदल गया। पत्रकार भी सत्ता से सवाल पूछने वाले और राष्ट्रवादी इन दो खेमों में बट गए। मीडिया के बड़े वर्ग को गोदी मीडिया की उपाधि दे दी गई है, क्योंकि चाटुकारिता और आक्रामकता पत्रकारिता का नया फैशन बन गई है। जो जितना जोर से चिल्लाकर बोले, सरकार का पक्ष रखने के लिए तथ्यों को कैसे तोड़े मड़ोड़े, वो उतना बड़ा पत्रकार कहलाने लगा है। देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में न्यूज चैनल खबरों की आड़ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब उनकी पोल खुलने लगी है। इसका ताजा उदाहरण तबलीगी जमात को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मार्च के अंत में जब कोरोना का प्रसार देश में तेजी से बढ़ा था, उसी वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें देश विदेश के लोग आए थे। बाद में ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए और इनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार को अपनी नाकामी छिपाने का एक मौका मिल गया और तबलीगी जमात को कोरोना के प्रसार का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इसके बाद टीवी चैनलों ने तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन जैसी हेडलाइंस से खबरें दिखानी शुरू की और लगातार तबलीगी जमात के साथ साथ देश भर के मुस्लिमों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया गया। बिना किसी ठोस सबूत के एक पूरी कौम को दोषी ठहराने का खेल कई न्यूज चैनलों में खेला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कहीं मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार हुआ तो कहीं उनकी दुकानों ठेलों को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं उनसे मारपीट की गई। सरकार भी कोरोना के अपडेट इसी तरह देने लगी, जिसमें कोरोना संक्रमितों में तबलीगी जमात के लोगों का अलग से जिक्र होता। देश के सारे मुसलमान तबलीगी जमात के सदस्य नहीं हैं, फिर भी सबके साथ भेदभाव होने लगा और सरकार चुप रही। कई अखबारों और चैनलों में क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए या अस्पताल में इलाज करा रहे तबलीगी जमात के लोगों के बारे में फर्जी खबरें चलाई गईं ताकि माहौल बिगड़े। चैनलों के इस रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जमीयत उलेमा हिंद ने मरकज मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की तल्ख टिप्पणी मीडिया को लेकर की थी। तो तबलीगी जमात पर मीडिया का सच सबको पता ही था, बस सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बार और उजागर करके गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया है।
सच की यही मार मीडिया के उस वर्ग को तब भी पड़ी जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी बता दिया कि उनका किसी ड्रग डीलर से लेन देन साबित नहीं हो सकता है। यानी रिया चक्रवर्ती को जानबूझकर बदनाम करने की मुहिम कई टीवी चैनलों ने चलाई। कुछ बड़े पत्रकार तो दिन रात रिया को हत्यारिन, काला जादू करने वाली, ड्रग के कारोबार में लिप्त, सुशांत के पैसों पर ऐश करने वाली और न जाने क्या क्या कहते रहे, जबकि इन इल्जामों के लिए कोई सबूत उनके पास नहीं था। केवल मनगढ़ंत आरोप एक लड़की पर लगाए जाते रहे क्योंकि वो ग्लैमर वर्ल्ड से थी और उस पर फिक्रे कसने से पुरुषवादी समाज के बहुत से लोगों को मानसिक आनंद मिलता था, खासकर वैसे लोग जो एक लड़की को अपने दम पर आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। कई चैनलों ने समाज की इस कमजोरी को खूब भुनाया और दिन रात रिया चक्रवर्ती और उनके साथ साथ अन्य कई नायिकाओं के बारे में गलत सलत खबरें दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का धंधा चालू रखा। हालांकि अब इस धंधे का फर्जीवाड़ा भी खुल रहा है। मुंबई पुलिस ने बीते गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरपी रैकेट के पकड़े जाने की बात कही है। इसमें 2 छोटे चैनलों के साथ रिपब्लिक टीवी का भी खास तौर पर जिक्र किया कि उसने पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़वाई है। रिपब्लिक टीवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर टीआरपी के गोरख धंधे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। किसी टीवी चैनल या किसी शो को कितने लोगों ने कितने समय तक देखा, उस आधार पर ही उसकी टीआरपी तय होती है। यानी किसी शो या किसी चैनल की लोकप्रियता का ये पैमाना होता है और इसी पैमाने के आधार पर चैनलों या किसी कार्यक्रम को विज्ञापन मिलते हैं। जो शो जितना पॉपुलर होगा उसमें उतनी महंगी दर पर विज्ञापन दिखलाए जाएंगे। अभी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क टीआरपी को मापती है। इससे पहले टाइम मीडिया रिसर्च और ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड टीआरपी दिया करते थे, लेकिन इनका काम कुछ बड़े शहरों तक ही था। तो भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की सिफारिश की और जुलाई 2010 में बार्क अस्तित्व में आया। जुलाई 2015 से बार्क ही टीआरपी देने का काम कर रहा है। बार्क 2 तरीकों से टीआरपी मापता है। पहला, घरों में टीवी पर क्या देखा जा रहा है, इसे लेकर बड़े पैमाने पर सर्वे कराया जाता है। इसके लिए टीवी पर खास तरह का मीटर लगाया जाता है। और दूसरा, लोग क्या अधिक देखना पसंद करते हैं, ये जानने के लिए रेस्तरां और खाने की दुकानों पर लगे टीवी सेट्स पर कौन सा चैनल और कौन सा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, इसका डेटा भी इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा से हिसाब लगाकर हर सप्ताह इसे जारी किया जाता है। अभी देश के 44,000 घरों से टीवी कार्यक्रमों का डाटा इकट्ठा किया जाता है और बार्क की कोशिश है कि साल 2021 तक इस टारगेट पैनल को बढ़ाकर 55,000 किया जाए। वहीं रेस्तरां और खाने की दुकानों के लिए कुल सैंपल साइज 1050 है, जबकि भारत में 19.5 करोड़ से अधिक टीवी सेट्स हैं। तो 130 करोड़ की आबादी में 40-50 हजार टीवी सेट्स पर कौन सा चैनल चल रहा है, इस आधार पर टीआरपी तय होती है। यानी कौन सा चैनल नंबर 1 पर है, कौन सा पीछे है, यह तय होता है। अब आप समझ लीजिए कि इस पैमाने में कितने खोट हैं। इतने बड़े और इतनी विविधताओं से भरे देश में कुछ हजार सैंपल लेकर कोई भी ये कैसे कह सकता है कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा चलता है या बिल्कुल नहीं चलता है। फिर इस खेल में राजनेताओं से लेकर उद्योग जगत के बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए चैनलों के मालिक बन बैठे हैं। मीडिया हाउसेज में जिनके बड़े शेयर हैं। इस खेल में विज्ञापनों का अरबों का धंधा भी जुड़ा है। इसीलिए उद्योग, राजनीति और महत्वाकांक्षी पत्रकारों की तिकड़ी इस खेल के नियम बना रही है और रोज दर्शकों को मूर्ख बना रही है। टीवी चैनलों पर विज्ञापन का बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में भारतीय टीवी इंडस्ट्री को विज्ञापन से 243 अरब की आमदनी हुई थी और सब्सक्रिप्शन से 90 अरब मिले थे। ये आंकड़ा साल 2020 तक बढ़कर विज्ञापन से 368 अरब और सब्सक्रिप्शन से 125 अरब तक हो चुका है। अरबों के इस खेल में अगर कुछ लाख खर्च करके टीआरपी बढ़ाने का गोरख धंधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई पुलिस के मुताबिक देश भर में अलग अलग जगहों पर 30,000 बैरोमीटर यानी पीपल्स मीटर लगाए गए हैं। मुंबई में इन मीटरों को लगाने का काम हंसा नाम की संस्था ने किया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा के कुछ पुराने लोगों ने जिन घरों में पीपल्स मीटर लगे थे, उनमें से कई घरों में कहा कि आप 24 घंटे अपना टीवी चालू रखिए और फलां चैनल लगाकर रखिए। इसके लिए वे लोगों को पैसे भी देते थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि असाक्षर लोगों के घरों में भी अंग्रेजी के चैनल को चालू करवा कर रखा जाता था। यानी ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया था। अब इस मामले की जांच होगी तो कुछ और भी खुलासे होंगे, लेकिन टीआरपी का सारा सच लोगों के सामने आ चुका है और इसके साथ ही ये सच भी सामने आ गया है कि कैसे अपना धंधा चमकाने के लिए कुछ लोगों की छवि खराब की जाती है या जानबूझकर ऐसे कार्यक्रम दिन रात दिखाए जाते रहे हैं जिनसे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान हटे और
बेकार की बहसों में वह उलझी रहे। बेरोजगारी या लॉकडाउन की गलती या अर्थव्यवस्था पर सरकार की नाकामी छोड़ जनता को सुशांत सिंह के मामले में उलझाया जाता रहा, या बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इससे सरकार को मनमाने फैसले लेने का मौका मिलता रहा, क्योंकि जनता का ध्यान उस पर नहीं था। चैनलों में जिन उद्योगपतियों का पैसा लगा है वे सरकार की मदद करते रहे और सरकार बदले में उनका मुनाफा करने वाले कानून बनाती रही। जैसे कृषि कानून या श्रम कानूनों में बदलाव किया गया और करोड़ों के पैकेज पाने वाले पत्रकार उद्योगपतियों और राजनेताओं की मदद के लिए फर्जी मुद्दे खड़े कर दिन रात चिल्लाते रहे। तो टीआरपी में फर्जीवाड़े की बात खुली और कुछ चैनलों पर उंगली उठी तो बाकी चैनल जिस तरह शोर मचाने लगे, उससे पता चलता है कि इस हमाम में सब एक जैसे ही हैं। टीआरपी जितने छोटे आकार के सैंपल से तय होती है, उस हिसाब से इसकी विश्वसनीयता भी उतनी ही छोटी नजर आ रही है। फिर भी सारे चैनल टीआरपी बढ़ाने की होड़ में पत्रकारिता के मूल्यों को दांव पर लगाने में लगे हुए हैं, और इस होड़ में जो सबसे आगे निकल रहा है, यानी जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा है, उस पर उंगली उठते ही सब इस तरह चिल्लाने लगे हैं मानो बाकी चैनलों ने अब तक पत्रकारिता के ऊंचे मानदंड स्थापित किए हैं और कभी कुछ गलत नहीं किया, जबकि सांपों के खेल से लेकर एलियन को देखने के दावे तक तमाम तरह की खबरें टीआरपी के चक्कर में दिखाई जाती रहीं और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनने की नैतिक जिम्मेदारी को हाशिए पर डाल दिया गया। बहरहाल अब सच का एक सिरा हाथ आया है तो सारा सच समाज के सामने खुलने लगा है, खुलना चाहिए भी, वरना यह खुलासा भी टीआरपी के खेल में मोहरा बनकर रह जाएगा। खैर, महान शायर जॉन एलिया ने ठीक ही फरमाया है कि जिन दुकानों ने लगाए थे निगाह के बाजार, जिन दुकानों ने लगाए थे निगाह के बाजार, उन दुकानों का ये रोना है कि बाजार नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।